प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों और प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा IAS पर। हाजिर हूं मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। CAG का पद है, ये क्या है? अभी CAG रिपोर्ट 2023 जारी हुई है, जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। उसमें काफ़ी अनियमितताओं को उजागर किया गया है, तो उस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा मैं। लेकिन 2023 की रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले मुझे लगा कि पहले इसका स्टैटिक पोर्शन क्लियर कर दिया जाए कि आखिर CAG कहते किसको हैं, इसकी क्या भूमिका होती है। तो प्री में भी खूब प्रश्न आते हैं इससे और मेंस में भी प्रश्न बनता है। तो प्रीलिम्स में जिस तरह से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, मेंस में जिस तरह से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इसका विवेचन और विश्लेषण किया जाएगा। और इसके बाद जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो अभी 2023 की रिपोर्ट क्या है और उसके क्या नियतार्थ हैं, इन सब पर भी विस्तार से एक वीडियो और जारी होगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं CAG की संवैधानिक स्थिति क्या है, सांविधिक स्थिति क्या है, इन दोनों स्थितियों को लेकर के। तो आइए विस्तार से समझते हैं इसे। देखिए CAG, इसको शॉर्ट में हम लोग कैग भी बोल देते हैं, राइट। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो CAG है, इसका भारतीय संविधान में कुछ मोटा मोटी बातें आप जान लेना जरूरी है। बहुत बेसिक बातें हैं जो अक्सर करके आपसे पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स में। तो CAG यानी कैग भारतीय संविधान के भाग 5 में आपका अध्याय 5 दिया हुआ है, उसमें इसका उल्लेख है। और इससे अनुच्छेद 148, 149, 150, 151 ये 4 अनुच्छेद जुड़े हुए हैं। यानी अध्याय 5 में, भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, 150 और 151 ये 4 आर्टिकल आपके CAG से जुड़े हुए हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये जो CAG है, ये आपका एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब हुआ कि ये वो संस्था है जिसका उल्लेख स्पष्ट रूप से संविधान में किया हुआ है। जैसे कि अन्य संवैधानिक संस्थाएं हैं आपकी, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। वित्त आयोग हो गया, आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। SC आयोग हो गया, ST आयोग हो गया, OBC आयोग हो गया, यानी और आपका UPSC हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, राइट। तो ये क्या है? आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं। यानी संविधान में इन संस्थाओं के गठन की और कार्यप्रणाली के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऐसी संस्थाओं को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्था कहते हैं। वो संस्था जिसका गठन, जिसके अधिकार और शक्ति इत्यादि का जो वर्णन है, वो केवल किसके माध्यम से होता है? संविधान सम्मत विधायिनी अधिनियम के माध्यम से। यानी केंद्र सरकार में संसद ने अधिनियम पारित करके या राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल ने अधिनियम पारित करके जिस संस्था का गठन किया है, उसे कहेंगे हम सांविधिक, यानी स्टैटरी। तीसरा है कि जो केवल कार्यपालिक आदेश से जिसका गठन हुआ है, राइट। जैसे आपका नीति आयोग हो गया, पहले योजना आयोग हुआ करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करता था। बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो केवल कार्यपालिक आदेश से उनका गठन हुआ है, तो उन्हें हम बोलते हैं संविधानेतर संस्था। तो CAG कैसी है? आपकी संवैधानिक संस्था है, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि यह एक स्वायत्त संस्था है, यानी यह आपकी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब ये, संवैधानिक संस्था का मतलब आपको समझ में आ गया, यानी जिस संस्था के गठन का प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से दिया हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संवैधानिक संस्था कहेंगे। उसके अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन संविधान में हो। स्वायत्त संस्था, स्वायत्त संस्था का मतलब है कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में स्वायत्त संस्था की बात करते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी की बात करते हैं, तो ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब होता है कि उस पर सरकार की कार्यपालिका शाखा का नियंत्रण न हो, यानी कार्यपालिका शाखा के नियंत्रण और उसके दबाव से मुक्त रखना क्या कहलाएगा? आपका स्वायत्त संस्था कहलाएगा। तो स्वायत्त संस्था का मतलब क्या हुआ? स्वायत्त संस्था का मतलब यह हुआ कि सरकार की कार्यपालिका शाखा, कार्यपालिका शाखा के दबाव एवं हस्तक्षेप, दबाव और हस्तक्षेप से मुक्त होना, फ्री फ्रॉम द प्रेशर, फ्री फ्रॉम द प्रेशर एंड इंटरफेयर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की 3 शाखाएं होती हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जब हम किसी संगठन को कार्यपालिका शाखा के हस्तक्षेप और उसके दबाव से मुक्त होने की व्यवस्था दे देते हैं तो उस संस्था को हम क्या कहेंगे? स्वायत्त संस्था कहेंगे। तो ये जो सीएजी है ये कैसी है? संवैधानिक संस्था है, पहली बात, और अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान किया हुआ है। दूसरी बात, ये आपकी स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जो सरकार की कार्यपालिका शाखा का, इसके कार्यप्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ना ही कोई दबाव होता है। और स्वायत्त संस्था क्यों है ये? अब ये भी एक जरूरी बात है कि भाई स्वायत्त संस्था क्यों दी गई है? तो चूंकि इसके कार्य और भूमिका इस तरह की हैं कि जहां इसको सरकार की कार्यपालिका शाखा के दबाव और हस्तक्षेप से मुक्त होना आवश्यक है। अब जरा समझिए क्या है, क्योंकि उसी का संबंध तो है आपके 2023 की रिपोर्ट से, राइट? तो आइए अगला पहलू क्या जाएगा इसमें कि जो सीएजी है ये आपकी एक संवैधानिक संस्था है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका मुख्य कार्य क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। मुख्य कार्य यह है कि आपकी जो सरकार है, अब यहां सरकार का मतलब हुआ कार्यपालिका शाखा, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, मुख्यतः कार्य करने की जिम्मेदारी तो इसी की है। यानी संसद से अधिनियम पारित हुआ, उस अधिनियम को एग्जीक्यूट करना यानी जनता तक ले जाने का काम किसका है? इस कार्यपालिका शाखा का है। तो अब ध्यान से आप समझना कि ये जो कार्यपालिका शाखा है तो इसको बहुत सारे कार्य करने होते हैं। समाज का समता मूलक सामाजिक आर्थिक ढांचे का निर्माण करना है, उसकी प्रभावशीलता को बनाए रखना है, और इसके लिए इसके पास पूरा एक तंत्र है, प्रशासन तंत्र है इसके पास। उसके वेतन भत्ते होते हैं मासिक जो इसको अदा करने होते हैं, उनके रखरखाव खर्च होता है जो इसे वहन करना होता है, राइट? अच्छा, अब जनता के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये कार्यक्रम और नीतियां बनाती है और जिसे संसद से अनुमोदन प्राप्त करती है, और राज्य स्तर पर भी यही कार्यपालिका शाखा राज्य विधानमंडल से अनुमोदन प्राप्त करती है, और जब राज्य विधानमंडल से अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करती है। तो इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से आप समझिएगा, कि जो बजट है आपका, तो ये जो बजट है इसका निर्माण कौन करती है? ये कार्यपालिका शाखा करती है, राइट? और इसको पारित कौन करती है? आपकी इसको पारित करती है आपकी विधायिका। और विधायिका में कौन बैठे हुए हैं? जनता के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, लोकसभा में और राज्य स्तर पर विधानसभा में।
अब ध्यान से समझिएगा, यहां जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। अब इस बजट के माध्यम से सरकार ने अपनी मांगे रखी, यहां केंद्र सरकार ने 100 मांगे रखी और प्रत्येक मांग के तहत वो उस वर्ष के लिए खर्च की अनुमति प्राप्त करती है संसद से कि भाई मुझे इतने करोड़ रुपए खर्च करने की क्या दी जाए, अनुमति दी जाए। तो संसद में बहस होती है, मतदान होता है और अप्रूवल हो जाता है। तो अब जो आप वायदा किया है विधायिका से कि भाई आयुष्मान योजना जो में इतने गरीब लोगों को लाभ पहुंचाएंगे हम, इनको जरूरत है इस चीज की, ये आपने प्रॉमिस किया और संसद ने उसके लिए अनुमोदन दे दिया कि ठीक है भाई करो आप इस काम को। तो फिर ये संसद है, इसको कैसे पता चलेगा कि भाई सरकार ने जो इसके फ्लोर पर वायदा किया था उस वायदे के अनुसार ही इसने काम किया है? तो इसी चीज को चेक करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? सीएजी को दी गई है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सीएजी को एक स्वायत्त संस्था की क्यों जरूरत है, यानी इसकी स्वायत्तता की क्यों आवश्यकता है। यानी कि जो बजट में आपने व्यय का जो बात की थी, आपने व्यय नीति आपने दी थी विधायिका के अंदर और लोगों से वसूली की बात की थी कि हम इतना इनकम टैक्स वसूलेंगे, इतना हम उत्पाद शुल्क वसूलेंगे, ये हम जीएसटी वसूलेंगे, ये सारी बातें आपने कही थी, इतना हम कर्जा लेंगे, राइट नाउ ये बॉन्ड डिवेंचर, ये सारी बातें होती हैं। यानी व्यय और वसूली की सारी बात आप विधायिका में करके आए हैं और वहां पर बहस के बाद मतदान हुआ है। तो विधायिका की ओर से, मतलब संसद की ओर से इस बात की जांच करना, इस बात को चेक करना कि भाई इसने जो हमसे वायदा किया था उसी वायदे के अनुसार इसने काम किया है या नहीं, इसे देखने के लिए संविधान में एक अलग संस्था की बात की गई है और वो संस्था है आपकी सीएजी अनुच्छेद 148 के तहत। अब ये सीएजी क्या करेगा कि जैसे ही इसने पार्लियामेंट में अपना बजट प्रस्तुत किया और फिर इस बजट को क्या करना शुरू किया, इसने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, खर्च करना शुरू किया, तो पीछे से सीएजी के नियंत्रण में पूरा इसका एक ऑफिस होता है, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये हेड होता है। तो इसकी अपनी टीमें सरकार के पीछे लग जाती हैं कि भाई बताओ क्या क्या खर्च हुआ है, आपने कैसे कैसे खर्च किया है। तो अब जो आपने व्यय किया है, तो व्यय करते समय आपने, ध्यान से आप समझिएगा, व्यय करते समय आपने प्राधिकार, प्रक्रिया और उद्देश्य, इसका अनुपालन किया है या नहीं, इस बात को ये सीएजी चेक करते हैं अपनी टीम के माध्यम से। यानी जैसे आयुष्मान योजना के लिए मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, राइट। तो उस 10,000 करोड़ रुपए यानी आपने आयुष्मान योजना के तहत ही खर्च किए हैं या नहीं, जिस प्रक्रिया के तहत खर्च होने थे उसी प्रक्रिया के अनुसार आपने खर्च किया है या नहीं, और जिस प्राधिकारी को खर्च करना था उसी प्राधिकारी ने खर्च किया है या नहीं। इन तीनों बातों को चेक करना यह किसका काम है? सीएजी का काम है। और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को कहते हैं हम विधिक एवं विनियामकी लेखा परीक्षण। इसी को क्या कहेंगे हम? विधिक एवं विनियामकी लेखा परीक्षण, लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट। ऑडिट का मतलब आपको समझ में आया? यानी इस ऑडिट कई प्रकार का होता है, लेकिन आपका जो सीएजी है अनुच्छेद 148 के तहत जो ये संस्था है, इस संस्था का जो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, यानी जो बाध्यकारी कार्य है इसके लिए, इसका जो बाध्यकारी कार्य है वो ये है कि संसदीय अधिनियम के अनुसार सरकार ने व्यय किया है या नहीं, संसदीय अधिनियम के अनुसार ही सरकार ने वसूली की है या नहीं, इस बात की ये
सत्यता की जांच करता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सीएजी यह तय कर रहा है कि आपने संसदीय अधिनियम को एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली किया है या नहीं, यानी अधिनियम की अनुपालना हुई है या नहीं। तो अब आपसे यहीं पर प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या होता है, सीएजी का कार्य, एक, अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं, दो, अर्ध विधायिनी कार्य करते हैं। दो स्टेटमेंट दे दिए, अब आपसे पूछेगा केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, और न तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो अब आप किसको टिक करेंगे? तो अब आपको पता चल गया कि कानून का क्रियान्वयन कर, कानून को लागू कराना, यह किसका काम है? यह न्यायपालिका का कार्य है। अगर हम शक्ति पृथक्करण की बात करें तो विधायिका का काम है कानून बनाना। विधायिका ने कानून बना करके दे दिया संसदीय अधिनियम, उसको एग्जीक्यूट करना किसका काम है? कार्यपालिका का। कार्यपालिका उसे एग्जीक्यूट करेगी। और न्यायपालिका का कार्य है उसे लागू करना, एनफोर्समेंट। क्या करना? एनफोर्समेंट करना। अब ध्यान से आप समझिएगा, यह सीएजी क्या कर रहा है यहां कि भाई इस सरकार ने जो बजटीय अधिनियम है उसी के अनुसार व्यय किया है या नहीं, उसी के अनुसार वसूली की है या नहीं, इस बात की सत्यता की जांच करता है, सत्यता का परीक्षण करता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राधिकार, प्रक्रिया और उद्देश्य का अनुपालन किया है या नहीं। तो यह कार्य तो न्यायिक कार्य हो गया। अब ध्यान दीजिए, जबकि सीएजी न्यायिक संगठन तो है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब न्यायिक कार्य किसी गैर न्यायिक संगठन द्वारा किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? अर्ध न्यायिक हो जाएगा, यानी क्वासी जुडिशरी हो जाएगा। पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। तो विधायिनी अधिनियम का एनफोर्समेंट करा रहा है ये, यानी बजट के जो बजट है वो प्रॉपर्ली सरकार ने एग्जीक्यूट किया है या नहीं, इस बात को चेक करके ये रिपोर्ट तैयार करता है। जो अभी चर्चा का विषय हुआ है कि भाई आयुष्मान योजना में देखिए इतनी गड़बड़ी हुई है, राइट, आपके सड़क निर्माण में इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, और भी बहुत सारी बातें जिस पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। पहले आप इसको समझ लीजिए, पॉइंट की क्लैरिटी है। तो ये क्या हो गया? क्वासी जुडिशियरी फंक्शन हो गया ये। आर यू गेटिंग द थिंग्स? क्वासी जुडिशियरी फंक्शन क्यों कहेंगे, ये बात आपको समझ में आ रही है ना? क्लियर हो गई ना? ओके, अब आगे बढ़िए। तो अब आप देख रहे हैं कि अभी जो मैंने यहां बताया कि संवैधानिक संस्था, तो इस तरह की संस्था का संविधान में उल्लेख बहुत जरूरी था, राइट, पहली बात। दूसरी बात, इस संस्था का स्वायत्त होना जरूरी था। और मैंने यहां क्या बताया कि सरकार की कार्यपालिका शाखा के दबाव और हस्तक्षेप से क्या होना? मुक्त होना। तो अब जब ये कार्य करेगा, सीएजी को ये जिम्मेदारी दी गई है, प्रमुख जिम्मेदारी है, अन्य फंक्शन भी हैं उन पर भी बात करेंगे हम, लेकिन प्रमुख कार्य क्या है? विधिक एवं विनियामकी लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण का मतलब यह है कि सरकार के जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स कितने हैं? प्रमुख तौर पर तीन हैं आपके। एक हो गया कंसोलिडेट फंड हो गया, दूसरा कंटीजेंसी फंड हो गया, और तीसरा क्या है आपके? पब्लिक अकाउंट्स हो गया। 266 और 267 के तहत ये तीन प्रकार के अकाउंट्स की बात है। तो इन तीनों अकाउंट्स का वो ऑडिट करता है। ऑडिट का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो आपने एंट्री की है वो संसदीय अधिनियम के अनुसार है या नहीं, इस बात के परीक्षण करता है, यानी सत्यता का परीक्षण करता है ये, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। जब ये कार्य जब आप करें, ये कार्य इसको करना है, तो इसका मतलब कार्यपालिका शाखा से, कार्यपालिका शाखा का इस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कार्यपालिका शाखा का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो आइए, नियंत्रण न हो, राइट, स्वायत्त संस्था हो, तो इसके लिए प्रोविजन क्या है? इस प्रकार सीएजी क्या है? एक स्वायत्त संगठन है या स्वायत्त संस्था है आपकी। स्वायत्त संस्था है। अब स्वायत्त संस्था कैसे है? अब जरा इस पर आ जाइए, कैसे स्वायत्तता सुनिश्चित की गई है? तो क्या क्या पॉइंट देंगे? 1 2 3 करके क्वेश्चन आता है इस पर, राइट,
कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो सीएजी की स्वायत्ता को सुनिश्चित करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4, इस तरह से प्रश्न बनता है। या फिर क्या दे देगा, क ख ग, राइट, 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा और बोलेगा वो कौन सा है जो स्वायत्ता को सुनिश्चित नहीं करता है। या 3 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें वो कौन है जो सीएजी की स्वायत्ता को सुनिश्चित करता है। इज इट क्लियर? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था, यानी सरकार ने इसको नहीं बनाया है, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये नहीं बनी है। अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनेगी तो उसका कंट्रोल होगा, वो जब चाहेगी तब इसको गठन करेगी और जब चाहेगी तब उसको क्या कर देगी, इसको नहीं करेगी, उसकी मर्जी। अरे भाई, अभी आप देख रहे हैं ना कि उसने योजना आयोग का गठन कर लिया और उसको लगा कि नहीं, योजना आयोग अप्रासंगिक हो गया है, तो 1 मिनट में उसने क्या किया, 2015 में उसको चेंज कर दिया, हटा दिया और उसकी जगह पर क्या ले आए, नीति आयोग ले आए। तो जब केवल सरकार के आदेश से जिस संगठन का गठन होगा तो सरकार का नियंत्रण हो गया, लेकिन जिसका गठन संविधान से हुआ है तो जायज सी बात है कि संविधान में अगर परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है, एक विशेष बहुमत अपनाना पड़ेगा, तभी इसमें कोई बात बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। तो ये क्या हो गई, स्वायत्ता की बात हो गई कि ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। किसमें? 148 में। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यह बात सही है, अनुच्छेद 148 की धारा 1 कहती है कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन पदच्युति यानी रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट, पदच्युति संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा, ठीक वैसे ही होती है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सीएजी को उनके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्रोसीजर यही है। और ध्यान दीजिएगा, प्रोसीजर क्या है अब ये, अर्थात साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी कदाचार है, मिसबिहेवियर है, वो सिद्ध होना चाहिए। साबित कदाचार या कार्य करने की असमर्थता, इनकैपेसिटी, कार्य करने की असमर्थता के आधार पर, इनमें से कोई भी आधार है, आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से संकल्प पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति पदच्युति का आदेश जारी करते हैं। अब देखिए यहां प्री में क्वेश्चन कैसे बनता है, होगा क्या, कार्य करने की असमर्थता या साबित कदाचार के आधार पर, यानी लोकसभा में पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, उसकी प्रॉपर एक प्रक्रिया है जो जजेस को हटाने की है। राइट नाउ लोकसभा में लाएंगे तो आपके 100 सांसदों का उसमें सपोर्ट होना चाहिए, और अगर राज्यसभा में लेकर के आएंगे तो 50 सांसद का। राइट, उसके बाद सभापति या अध्यक्ष उसे स्वीकार कर भी सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं।
जब स्वीकार कर लिया तो फिर 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे जो इन आरोपों की जांच करेगी। फिर जब वो जांच हो जाएगी तो जांच होने के बाद में अब उस सदन को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। यहां विशेष बहुमत का मतलब है कि कुल सदस्यों का तो बहुमत होना चाहिए और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। इस तरह से जब पारित हो जाएगा अब वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन भी फिर उसे विशेष बहुमत से पारित करेगा, यानी अपने कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 से। जब यह पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति पदच्युति का आदेश जारी करेंगे। पॉइंट की क्लैरिटी है ये। तो ये आपका पदच्युति की प्रक्रिया है सीएजी की, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरह से पद से हटाया जाता है वैसे ही सीएजी को उनके पद से हटाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। ये डिफाइंड तरीका है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सीएजी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहे हैं और सरकार अगर चाहे कि अपने मन मुताबिक वो जांच रिपोर्ट दे पार्लियामेंट को, तो वो दबाव नहीं बना सकती ये कहकर के कि अगर आपने ऐसे काम नहीं किया तो हम आपको पद से हटा देंगे। बोल देगा हटाओ, तो भाई जब पद से हटाओगे, दबाव बनाओगे पद से हटाने का, तो चलो बेटा पार्लियामेंट में। तो जब पार्लियामेंट में जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा से कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3, राइट। तो ये कोई साधारण स्थिति तो है नहीं, तो इसलिए सीएजी पर सरकार दबाव नहीं बना सकती इस आधार पर। तो ये स्वायत्ता का विषय हो गया उनका। आइए, स्वायत्ता में अगली बात क्या जुड़ती है? अगली ये तो हो गई नियुक्ति और पदच्युति को लेकर के। अब आइए, इनका कार्यकाल निश्चित है, यानी कार्यकाल 6 वर्ष और अवकाश प्राप्ति की आयु, अवकाश प्राप्ति की आयु 65 वर्ष सुनिश्चित कर दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि सेवा काल में स्थायित्व है। किसमें? सेवा काल में स्थायित्व हो गया, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष की अवकाश प्राप्ति की आयु, इनमें जो पहले हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि सीएजी का 60 साल का उम्र हो गया है, लेकिन मान लीजिए वो 6 साल पूरे कर चुके हैं अपने पद पर, तो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सीएजी 60 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी उनका 2 साल का कार्यकाल हुआ है केवल, यानी 2 साल अभी उन्होंने जॉब यानी अपनी पोस्ट को ग्रहण किए हुए 2 साल हुआ है अभी, तो अभी वो 4 साल और बने रहेंगे, यानी 64 वर्ष की उम्र में क्या होंगे? रिटायर होंगे। पॉइंट की क्लैरिटी है। इनमें से यानी 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो जाए उस समय वो अवकाश प्राप्त कर लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से आप समझिएगा, 6 वर्ष और 65 वर्ष की अवकाश प्राप्ति की जो ये बात है, ये आपके संविधान में नहीं दी हुई है। ये बात किससे हुई है? संसदीय अधिनियम से सुनिश्चित हुई है। किससे? संसदीय अधिनियम से, यानी विधायिका से तय हुई है ये, क्योंकि आर्टिकल 148 में ये कहा गया है, राइट, कि आपके सीएजी के अधिकार और शक्तियां क्या होंगी, इसके लिए संसद अधिनियम पारित करेगी। ये बात किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल 149 में। किसमें? आर्टिकल 149 कहता है कि सीएजी के अधिकार, शक्तियां और कर्तव्य क्या होंगे, इसके मामले में संसद द्वारा अधिनियम के माध्यम से तय होगा। तो सीएजी एक्ट 1971 पारित हुआ और फिर 1976 में उसमें संशोधन किया जो अभी तक जारी है। उसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, कार्यकाल 6 वर्ष और अवकाश प्राप्ति की आयु 65 वर्ष सुनिश्चित की गई है। यह भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है कि भाई ये जो चीज है ये संविधान से डिसाइड हुई है या संसदीय अधिनियम से? तो किससे डिसाइड हुई है? ये संसदीय अधिनियम से। लेकिन संसदीय अधिनियम से डिसाइड होना भी स्वायत्ता का विषय है, क्योंकि सरकार यानी मंत्रिमंडल अकेले फैसले नहीं ले सकता। अगर मंत्रिमंडल को कोई फैसला लेना है इस मामले में, तो आओ बेटा, कहां? आपके पार्लियामेंट में अंदर
राइट, और वहां पर बिल पास कराओ या बिल में संशोधन कर, यानी जो अधिनियम है उसमें संशोधन कराओ। तो एक तरह से क्या हो गई, इनको स्वायत्ता हो गई, यानी सरकार प्रेशर नहीं बना सकती, सरकार इनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती इन वजहों से। अब आइए देखिए, संसदीय अधिनियम से यह तय होगा कि इनकी पेंशन क्या होगी, इनके वेतन भत्ते क्या होंगे, इनकी छुट्टियां क्या होंगी, ये सारी बातें किससे तय होंगी, संसदीय अधिनियम से। लेकिन संविधान क्या कहता है, संविधान यह कहता है कि सीएजी के वेतन भत्ते, क्या, सीएजी के वेतन भत्ते और उनके कार्यालय के, और उनके कार्यालय का व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होगा, संचित निधि पर भारित होगा। अब इसका मतलब क्या है, समझिए जरा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का इस पर वित्तीय नियंत्रण नहीं है। यह पॉइंट क्या है आपका, यह पॉइंट हो गया वित्तीय स्वायत्ता का, यानी सीएजी को क्या है, वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है। वित्तीय स्वायत्ता कैसे प्राप्त है, जरा ध्यान से आप समझिएगा कि संसदीय अधिनियम से तय होगा कि आपके वेतन भत्ते कितने होंगे, और संसदीय अधिनियम से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सीएजी के वेतन भत्ते वही होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं। इस प्रकार वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन कितना दिया जा रहा है, 2.5 लाख। जायसी बात है कि सीएजी का वेतन भी कितना होगा, 2.5 लाख। इज इट क्लियर। तो ये तो हो गए वेतन भत्ते के बारे में संसदीय अधिनियम से। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, संसदीय अधिनियम से डिसाइड हो जाएंगे, लेकिन ये संचित निधि पर भारित होंगे। संचित निधि पर भारित होने का मतलब यह है कि जब इन्हें बजट में, प्रतिवर्ष बजट में शामिल किया जाएगा, लेकिन जब बजट में शामिल किया जाएगा तो इस पर बहस तो हो सकती है, लेकिन इस पर मतदान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी संसदीय अधिनियम से यह क्या हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। तो सरकार वित्तीय दबाव नहीं बना सकती सीएजी पर कि भाई हम आपके वेतन भत्ते में कटौती कर सकते हैं, या आपके जो है पेंशन में कटौती कर सकते हैं, या कुछ इस तरह से यह दबाव नहीं बना सकती। तो यह वित्तीय स्वायत्ता हो गई इनको, राइट। यानी आप स्वतंत्र रूप से कार्य कीजिए, और आपका कार्य क्या है कि बजटीय अधिनियम के अनुसार ही सरकार ने व्यय किया है या नहीं, वसूली की है या नहीं, इस सत्यता की जांच करके और रिपोर्ट उठा करके किसको देनी है, राष्ट्रपति को देनी है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाएंगे। ये तो हो गया केंद्र के मामले में। और सेम भूमिका किसके मामले में है, राज्य के मामले में। ठीक इसी प्रकार से कि प्रत्येक राज्य सरकार जो अपने राज्य विधानमंडल से बजट पारित कराती है, तो वो जो बजटीय अधिनियम होता है, राइट, जिसमें व्यय और वसूली दोनों की बात होती है, तो वो आपने उसी अधिनियम के अनुसार किया है या नहीं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार किया है या नहीं, उस प्रक्रिया के अनुसार किया है या नहीं, उसी प्राधिकारी के माध्यम से किया है या नहीं, इस सत्यता की जांच करता है ये। और जांच करके वो जो रिपोर्ट तैयार होती है उसे लेखा परीक्षण रिपोर्ट कहते हैं, और वो उठा करके किसको देगा, उस राज्य के राज्यपाल को, और वो राज्यपाल फिर उसे राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य है सीएजी का। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए इसका स्वायत्त होना क्या है, आवश्यक है। और स्वायत्तता की पहली बात हमने क्या कही आपसे कि संवैधानिक संस्था है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन पदच्युति संसद द्वारा होगी। इसका कार्यकाल फिक्स है, यानी 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जिसमें से जो पहले हो जाए। इनके वेतन भत्ते हैं वो संसदीय अधिनियम से डिसाइड होते हैं, लेकिन वो संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट में उसमें मतदान नहीं हो सकता जब आप मांग रखते हैं तो, राइट नाउ। प्रतिवर्ष शामिल जरूर होता है, लेकिन उसमें मतदान नहीं होगा। तो ये क्या हो गई, आपकी वित्तीय स्वायत्ता हो गई। अब ध्यान से आप समझिएगा, सीएजी का खुद का लालच भी तो हो सकता है सरकार से कि ठीक है भाई 6 साल मुझे काम करना है, बाद में फिर मुझे आप सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद दे दीजिएगा, ठीक है मैं आपके हिसाब से रिपोर्ट बना करके दे दूंगा, ये हो सकता है। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर यह प्रावधान कर दिया। क्या प्रावधान कर दिया कि सीएजी अवकाश प्राप्ति के बाद
यानी सीज टू ऑफिस, यानी जैसे ही अपने पद को छोड़ेंगे तो पद को छोड़ने के बाद किसी भी सरकार के अधीन कोई पद प्राप्त नहीं कर सकते। तो लालच खत्म कर दिया, राइट, कि भाई अपने मन से भी तो ये जा सकते हैं कि भाई कोई अच्छा महत्वपूर्ण पद मिल जाएगा 6 साल काम करने के बाद में, अभी तो सीएजी हैं, राइट, बाद में भी हमें जरूरत रहेगी। तो इस तरह से चूंकि आप एक बार सीएजी के पद पर नियुक्त हो गए तो बात खत्म हुई, अब आप किसी भी सरकार के अधीन कोई सरकारी पद प्राप्त नहीं कर सकते। तो लालच को खत्म कर दिया। इज इट क्लियर? तो चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि इनके वेतन भत्ते यानी सीएजी और उनके कार्यालय का व्यय यानी सीएजी का व्यय संसदीय अधिनियम से डिसाइड होता है, निर्धारित होता है। लेकिन यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट बात है, फिर सुरक्षा दे दी, लेकिन पद धारण करने के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी सीएजी के अधिकार और शक्ति की अगर हम बात करें, अधिकार और शक्ति की अगर हम बात करें तो संसदीय अधिनियम से डिसाइड हो रहा है। लेकिन अब जैसे आज अगर पद धारण किया है इस नियमानुसार और कल आप इसमें परिवर्तन कर दें तो इन वाले सीएजी पर यह अलाभकारी परिवर्तन लागू नहीं होगा। हां, लाभकारी परिवर्तन इन्हीं पर लागू हो जाएगा। जैसे सैलरी आपने बढ़ा दी, 2.5 लाख की जगह 3 लाख कर दी, तो वो इनको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने बोल दिया कि नहीं भाई, सैलरी 2.5 लाख की जगह अब 2 लाख मिलेगी, तो इनको तो 2.5 लाख ही देना पड़ेगा। हां, फिर जब आपने अधिनियम में चेंज कर दिया है तो अगले जो सीएजी आएंगे, अगर वो इस पद को धारण करना चाहेंगे तो उनको फिर 2 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन इनको पेंशन वगैरह, राइट नाउ वेतन भत्ते वगैरह, अधिकार शक्ति जो भी है उसको लेकर के कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 में स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है, राइट। अब आइए, यह हो गई सीएजी की स्वायत्ता संबंधी बात। क्यों है स्वायत्ता, यह पॉइंट क्लियर हो गया। अब ध्यान से आप समझिएगा, सीएजी क्या करते हैं आपके कि जब भाई सरकार के खर्चों का ऑडिट करेगा और वसूली का ऑडिट करेगा तो इस सीएजी को ही अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 150 के तहत कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी दोनों ही सरकार अपने लेखे किस प्रारूप में रखेंगी, इस प्रारूप को निर्धारित करने का अधिकार किसको है? सीएजी को है। सीएजी डिसाइड करते हैं ये, और सीएजी डिसाइड करते हैं, देन राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से फिर उसे अधिनियम का रूप देते हैं, यानी उसको लॉ का रूप देते हैं। अनुच्छेद 150 क्या कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखों को जिस प्रारूप में रखा जाएगा उस प्रारूप का निर्धारण राष्ट्रपति सीएजी की सलाह के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार? सीएजी की सलाह के अनुसार। यानी राष्ट्रपति डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ये डिसाइड किसके कहने पर करेंगे? सीएजी के कहने पर। इसका मतलब अनुच्छेद 150 के तहत लेखा संबंधी यानी प्रारूप को डिसाइड करने संबंधी नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? सीएजी के पास। इसका मतलब क्या हुआ? लेखा के नियम बनाने की शक्ति किसको है? सीएजी को है। किसके तहत? आर्टिकल 150 के तहत। यह पॉइंट क्लियर है। अब इसी प्रारूप में आपको एंट्री करनी है अपने सभी प्रकार के वसूली और व्यय की। ध्यान रहे, इसी के तहत आपको लेखे रखने हैं अपने।
अब इन लेखों की सत्यता की जांच करेगा कौन? सीएजी। तो अब क्या कहा है उसमें? अनुच्छेद 151 कहता है, क्या कहता है? 151 की धारा 1 कहती है कि सीएजी केंद्र सरकार के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट तैयार करेगा और इस रिपोर्ट को किसे देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखवाएगा? संसद के दोनों सदनों में, जैसा कि अभी हाल ही में हुआ है। यह है आर्टिकल 151 की धारा 1। और धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 कहती है कि सीएजी राज्य सरकार की, किसकी? राज्य सरकार की लेखा परीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा। और लेखा परीक्षण रिपोर्ट का मतलब समझ में आ गया कि यानी प्रक्रिया, प्राधिकार और उद्देश्य के अनुसार ही आपने काम किया है या नहीं, इसकी सत्यता की रिपोर्ट तैयार करना ही क्या है? आपका लेखा परीक्षण। यानी अकाउंट्स, यानी जो आपने प्रॉमिस किया था विधायिका में, उसी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, उसी लॉ के अकॉर्डिंग आपने काम किया है या नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार करके वो किसको देगा? राज्य के राज्यपाल को। राज्यपाल को। और फिर ये राज्यपाल क्या करेगा? राज्य विधानमंडल में, किसमें? राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। तो ये है आपके सीएजी का प्रमुख कार्य। और अभी केंद्र सरकार के मामले में आर्टिकल 151 की धारा 1 के तहत जो अभी केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट जारी हुई है, उसी को लेकर के अभी बहुत सारी अनियमितताओं को उजागर हुई हैं। और उस पर जो अभी केंद्र सरकार के मामले में सीएजी रिपोर्ट 2023 क्या कहती है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। उसके क्या क्या नियतार्थ हैं, वो करंट अफेयर वाली बात हो जाती है इसी पर। ये था इसका स्टैटिक मामला, जो आपको समझ में आया होगा कि सीएजी एग्जैक्टली है क्या। तो आशा करता हूं कि सीएजी से संबंधित विषय वस्तु आपको समझ में आई होगी। और अब इनकी रिपोर्ट संबंधी बातें हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। अच्छा, यहां पर एक बात और है, यहां कुछ बातों का जान लेना और जरूरी है, ध्यान से समझिएगा कि जैसे सीएजी के बारे में कुछ फैक्ट और जान लीजिए। फैक्ट ये है कि सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सीएजी पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके? पार्लियामेंट के। ये ध्यान रखिएगा, सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? पार्लियामेंट के प्रति, पहली बात। दूसरी बात, सीएजी किसके प्रतिनिधि होते हैं? तो संसद के, क्योंकि संसद द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है कार्य करने की असमर्थता या साबित कदाचार के आधार पर। कोई भी मंत्री पार्लियामेंट में इनको रिप्रेजेंट नहीं करता है। यहां पर कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट, कोई भी मंत्री सीएजी का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यानी पार्लियामेंट में किसी मंत्री से प्रश्न नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहली बात कि भाई सरकार से प्रश्न नहीं किया जाएगा कि भाई आपका सीएजी ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। सरकार सीएजी के मामले में अकाउंटेबल नहीं है पार्लियामेंट के प्रति। रिमेंबर दिस थिंग, पहली बात। दूसरी बात, सीएजी संसद का एजेंट है। क्या है? एजेंट, संसद का प्रतिनिधि है और संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद के प्रति उत्तरदायी है, ध्यान से समझिएगा ये, ठीक। तीसरी बात, अब देखिए, सीएजी को यह कहा गया है कि भाई तुम जांच करके पता लगाओ कि जो इसने हमसे कहा है वैसे ही इसने काम किया या नहीं। और सीएजी को पता चला कि इसने गड़बड़ी की है, तो सीएजी सरकार पर केस नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, सीएजी
सरकार पर केस नहीं कर सकता यदि वह लेखा परीक्षण रिपोर्ट में कुछ अनियमितता पाता है, तो यानी कुछ अनियमितता उसे मिलती है, तो इस आधार पर वो सरकार के विरुद्ध केस नहीं कर सकते। ध्यान रहे, ये केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और ये रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति से कहां रखवाएंगे? संसद में। अब संसद इस पर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई कौन करेगी? संसद करेगी। संसद को कार्रवाई करनी है, राइट, कि भाई अनियमितता हुई है क्योंकि नियम के उल्लंघन हुआ है, तो पार्लियामेंट में अब उसमें जो भी एक्शन लेना है वो पार्लियामेंट इस पर एक्शन लेगी इस रिपोर्ट के आधार पर। सीएजी एक्शन नहीं ले सकते, यह भी आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। नोट में एक और पॉइंट है, ध्यान से आप समझिए कि भाई जब अर्धन्यायिक है तो भाई इसको केस करने का भी तो केस नहीं कर सकता ये, राइट नाउ ये जिम्मेदारी अब संसद की है कि उसे क्या एक्शन लेना है। इसको तो बस अपनी रिपोर्ट उठा करके दे देनी है। ध्यान दीजिएगा, जब ये रिपोर्ट उठा करके दे देता है तो फिर यहां पर अब भूमिका हो जाती है किसकी? पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। फिर यहां पर चीजें और विस्तार हो जाएंगी। अभी हम केवल यहां सीएजी को समझ रहे हैं कि सीएजी एग्जैक्टली है क्या। तो ये कुछ फैक्ट फाइल हैं। पहले प्रथम देखिए, सीएजी का पद है वो किसके समकक्ष, कहां से हमने लिया है? मूलतः ब्रिटेन से ही लिया है, लेकिन सीएजी का पद ब्रिटेन से भिन्न है। भिन्न कैसे है कि ब्रिटेन में जो व्यय होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेजरी से जब पैसा निकलता है तो वहां पर भी वहां के सीएजी की अनुमति चाहिए। यानी व्यय करते समय सीएजी की अनुमति चाहिए। लेकिन भारत में व्यय करते समय सीएजी की अनुमति नहीं ली जाती है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, कंट्रोलर वर्ड यूज नहीं हुआ है, कंप्ट्रोलर वर्ड यूज हुआ है। CONT नहीं है, COMP TROLLER, कंप्ट्रोलर, कंट्रोलर नहीं, कंप्ट्रोलर है। और ये आपसे प्री में पूछा भी जाता है कि सीएजी की फुल फॉर्म क्या है? A कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, B कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, C D, इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको किसको टिक करना था? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस तरह से भी आपसे प्रश्न किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है? कि व्यय करते समय इनका कोई नियंत्रण नहीं है। तो सीएजी में सी का कोई मतलब नहीं है, बल्कि मतलब किसका है? ऑडिटर जनरल का। यानी हमारे यहां पर यह मुख्यतः ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर के मामले में इसकी भूमिका नगण्य है। जबकि ब्रिटेन में क्यों है? क्योंकि व्यय करते समय ट्रेजरी बिल पर इसके सिग्नेचर की, यानी जब धन इश्यू होगा तो उस समय इनके सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है, इनकी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ब्रिटेन में बिना सीएजी के परमिशन के व्यय नहीं किया जा सकता, यानी सीएजी के भी परमिशन की जरूरत है। हमारे यहां पर क्या है? पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया, अब यह पूरी तरह से सरकार के हाथ में आ जाता है। वो सरकार अपने हिसाब से फिर इसका मतलब उस नियम के अनुसार अब यह व्यय करती है, उसका पूरा सिस्टम है, राइट ना। वहां सीएजी का कोई रोल नहीं है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। अब आइए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां, ध्यान से आप समझिएगा। अगला नोट में जाएंगे आप, तो अगले नोट में जब जाएंगे तो क्या निकल कर के आएगा? ध्यान से समझना कि भारत में जो सीएजी हैं ये आपके अर्ध विधायनी भी कार्य करते हैं और अर्ध न्यायिक कार्य भी करते हैं। अर्ध विधायनी कार्य कैसे हुआ
कि लेखा संबंधी नियम बनाना। भाई नियम बनाने का काम किसका है? विधायिका का है, लेकिन बना कौन रहा है? सीएजी। किसके मामले में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखाओं के नियम। तो इस तरह से अच्छा, कानून को एनफोर्समेंट कराना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन यहां ये एनफोर्समेंट को देख रहा है, तो ये अर्ध न्यायिक कार्य हो गया। ये भी मैंने आपसे पहले चर्चा कर दी थी। तो ये कुछ नोट थे सीएजी के बारे में। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और आज इतना ही। एक बार नटसेल में लास्ट में और मैं आपको बता देता हूं, सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, ये एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था इसलिए है इसलिए बनाई गई है क्योंकि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही लेखा परीक्षण करती है। लेखा परीक्षण का मतलब है कि आपने जो सरकार यानी विधायिका से वायदा किया था, यानी जिस प्रक्रिया, जिस प्राधिकार और जिस उद्देश्य के तहत आपको व्यय करना था, उसी के अनुसार आपने व्यय किया है या नहीं, इसको चेक करने की जिम्मेदारी सीएजी को दी गई है। इस जिम्मेदारी का वो ठीक से निर्वहन कर सके, इसके लिए उसका सरकार से स्वतंत्र होना आवश्यक है। यानी सरकार का उस पर अनावश्यक हस्तक्षेप न हो, सरकार का उस पर दबाव न हो। तो उसके लिए क्या कर दिया? उसके वेतन भत्ते संसदीय अधिनियम से तय होते हैं, संचित निधि पर भारित कर दिए। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन पदच्युति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह संसद द्वारा होती है। राइट नाउ सेवा काल में स्थायित्व है। राइट नाउ सरकार यानी पद से हटने के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये स्वायत्तता संबंधी बात कर दी गई है। राइट, ये है आपके सीएजी से रिलेटेड बातें। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपकी समझ को विकसित करने में और समझ को ठीक करने में मदद करेगा। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राइट नाउ मैसेज कर सकते हैं, आपको समयबद्ध तरीके से अनुक्रिया की जाएगी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी सीएजी रिपोर्ट 2023 के विश्लेषण को लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामना के साथ आपसे विदा ले रहा हूं। जय हिंद।